हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कास्ट क्लासेस। आई एम योर टीचर विपिन चौहान। तो बच्चों, अब इंग्लिश की क्लासेस आपको कंटिन्यू मिल रही होंगी। अगेन अपना स्टार्ट करते हैं। प्रपोजिशन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रपोजिशन चल रहा है एक्चुअली, और प्रपोजिशन की हमारी 6th वीडियो है, 6th लेक्चर है ये हमारा प्रपोजिशन का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्रपोजिशन का 6th लेक्चर। ओके, फिर से वही बात रिपीट करूंगा क्योंकि रिपीट करना जरूरी है कि प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आने ही आने, कंफर्म आने हैं। और जो मैं करा रहा हूँ वो एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। और जब लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे प्रीपोजिशंस की तो वो जरूर देखना भाई। प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई भी आप मैथ्स भी पढ़ो और कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, आपको समझ में आने लगेगा, समझ में आ रहा होगा। मैथ में भी, रीजनिंग में भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने से बात नहीं बनती है। उसके बाद एक वर्ड याद रखना, प्रैक्टिस। अभ्यास ही आपको सब कुछ बनाता है, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, हरियाणा जीके हो, कोई भी हो, उसमें आप प्रैक्टिस खुद से करें। सेल्फ स्टडी ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। ऑल राइट। तो 6th लेक्चर में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रीपोजिशंस 3 टाइप के होते हैं: पोजिशन बेस्ड प्रीपोजिशंस, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। उनको हम करेंगे स्टार्ट। वेट, पहले हम जो पोजीशन बेस्ड और डायरेक्शन बेस्ड प्रीपोजिशंस हैं या टाइम बेस्ड प्रीपोजिशंस हैं, उनको सिंपल प्रीपोजिशंस को कंप्लीट तो कर ले भाई, ठीक है। फिर फिक्स प्रीपोजिशंस की प्रैक्टिस करेंगे और फिर फ्रेजल वर्ब्स कराऊंगा एक तो वीडियो में, ठीक है। ओके, तो भाई जितने भी प्रीपोजिशन थे वो तो मुझे याद नहीं है कितने मैंने करा दिए, बट जो बचे हुए हैं वो मैं आज करा देता हूँ, ठीक है। नंबरिंग नहीं डाल रहा हूँ। प्रीपोजिशन कौन सा बचा हुआ था, आप पहले तो मैं आज आपको सिखाता हूँ फ्रॉम और टू। ये क्या है? फ्रॉम और दूसरा है हमारा टू, ठीक है। फ्रॉम का क्या मतलब होगा और टू का क्या मतलब होगा। अब अगेन पूछूं मैं आपसे कि फ्रॉम का मतलब, तो कई बच्चे बोलते हैं सर से, यहाँ से वहाँ पे। टू का मतलब भी सर से बोलते हैं कई बच्चे। लेकिन आपको हिंदी में नहीं बोलना है भाई, हिंदी में ट्रांसलेशन करने का कोई फायदा नहीं है। आप फ्रॉम और टू का मतलब क्या है समझते हैं। इनका मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन से समझा देता हूँ। 2 क्वेश्चन लिखेंगे और उसका मतलब समझते हैं। फिर मैंने क्वेश्चन लिखा, द फ्यूल प्राइस, समझना, द फ्यूल प्राइस रेज्ड डैश हायर लेवल। एक क्वेश्चन लिखा बच्चों मैंने, क्या है क्वेश्चन? द फ्यूल प्राइस रेज्ड डैश हायर लेवल, तेल का दाम हायर लेवल तक बढ़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। सेकंड मैंने लिखा, द फ्यूल प्राइस रेज्ड डैश लोअर लेवल, ठीक है। द फ्यूल प्राइस रेज्ड डैश लोअर लेवल, तेल का दाम लोअर लेवल से बढ़ा, ठीक है। हायर लेवल नहीं, सॉरी, कंपैरेटिव डिग्री नहीं, हाईएस्ट लेवल, और यहां पे हम लिख सकते हैं लोवेस्ट लेवल, सुपरलेटिव डिग्री लगानी थी, ठीक है। द फ्यूल प्राइस रेज्ड डैश हाईएस्ट लेवल, तेल का दाम हाईएस्ट लेवल तक बढ़ा। सेकंड है द फ्यूल प्राइस रेज्ड डैश लोवेस्ट लेवल, तेल का दाम लोवेस्ट लेवल से बढ़ा। अब ये तक लगाना है, यहाँ पे से लगाना है, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। फिर अगेन मैं आपसे पूछता हूँ भाई, कौन से में फ्रॉम आना है और कौन से में टू आना है, मुझे बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें आप, मेरे को लगता है कि 90% 95% बच्चों का बिल्कुल सही जाता है सेंस कि सर यहाँ पे फ्रॉम आएगा, यहाँ पे टू आएगा, ठीक है। पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ फ्रॉम और टू का मतलब क्या है। मैं चाहता हूँ आप हिंदी में ना बताएं कि इन का मतलब ये और फ्रॉम का मतलब ये, नहीं, आप समझिए। तेल का दाम हाईएस्ट लेवल तक बढ़ा और तेल का दाम लोवेस्ट लेवल से बढ़ा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको समझना क्या मतलब है। बच्चों मैंने आपसे बोला कि यार एक वर्ड है फ्रॉम, प्रीपोजिशन है, सॉरी, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या है, तो हिंदी में मत बोलना कि सर से है या क्या है। फ्रॉम का मतलब आप आज के बाद बोलेंगे सर फ्रॉम का मतलब होता है ओरिजिन। फ्रॉम प्रीपोजिशन ओरिजिन की बात करता है। किसकी बात करता है? ओरिजिन। ओरिजिन समझते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि गंगा नदी, गंगा रिवर का ओरिजिन क्या है, इसका मतलब गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आप बोलेंगे सर गंगोत्री से। और ठीक है, गंगोत्री इज द ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर। गंगोत्री ओरिजिन है गंगा रिवर की। ओरिजिन का मतलब होता है स्रोत, हिंदी में समझना चाहें तो सोर्स, जहाँ से वो निकलती है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं हम। फ्रॉम को हम क्या बोल सकते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से निकलती है, ओरिजिन उसका। जैसे कि मैंने बोला कि कमला हैरिस, आपको पता है कमला हैरिस जो बिडेन की वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, उसको हम क्या बोलते हैं? वो इंडियन ओरिजिन है, यानी कि उसका जो एंसेस्टर हैं वो कहाँ से निकले हैं? इंडिया से निकले हैं, ठीक है ना। तो वो ओरिजिन बात आ गई।
फ्रॉम का मतलब हमेशा आप ओरिजिन समझना, और टू का मतलब बच्चों आप हमेशा समझना, टू डायरेक्शन बेस्ड प्रीपोजिशन होता है। टू का मतलब होता है डेस्टिनेशन। क्या होता है बोलना मेरे बच्चों? डेस्टिनेशन। और डेस्टिनेशन का मतलब हिंदी में क्या बोला? मंजिल। ठीक है बात? यस और नो? ओके। फ्रॉम का मतलब ओरिजिन और टू का मतलब डेस्टिनेशन। जैसे कि मैंने एक बात बोली कि भाई आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा हूँ। तो बच्चों मैं कहाँ से निकला? आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ से तो मैं निकला ओरिजिन, और मेरी मंजिल क्या है सर? जयपुर। तो मैं क्या बोलता हूँ? कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। बात समझ में आ रही है? जहाँ से आप निकलते हैं उसके लिए प्रीपोजिशन यूज करते हैं फ्रॉम, और जहाँ आपको पहुँचना होता है उसके लिए आप प्रीपोजिशन यूज करते हैं टू। फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। क्लियर हुआ? इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप इस सेंस में बात करें कि फ्रॉम का मतलब होता है ओरिजिन और टू का मतलब क्या होता है? डेस्टिनेशन। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो अब बात ये है कि मैंने बात ये बताई आपको, मान लो ये ग्राफ बनाया, नीचे जो लेवल होता है वो कैसा होता है? लोवेस्ट लेवल। सही है बात? है ना? और ऊपर जो लेवल है हाईएस्ट लेवल। ऐसे ही तो होता है, नीचे लोवल है, सॉरी लोवेस्ट है, और ऊपर क्या है? हाईएस्ट है। ठीक है, अच्छी बात है। कोई भी चीज जब तेल का दाम यहाँ पे बढ़ रहा है ना, हाँ, या घट रहा है? बढ़ रहा है, रेज हो रहा है। रेज का मतलब बढ़ना। तेल का दाम बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। कहाँ से स्टार्ट हुआ वो बढ़ना सर? लोवेस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक गया, रेज हुआ। तो बच्चों जो लोवेस्ट लेवल से वो निकला तो ये होगा उसका ओरिजिन, निकला। और कहाँ तक जा रहा है? मंजिल क्या है उसकी? हाईएस्ट लेवल। तो ये उसका होगा क्या? डेस्टिनेशन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, कोई भी चीज़ जहाँ से निकली है वो उसका ओरिजिन होगा, और जहाँ तक उसको जाना है वो उसका डेस्टिनेशन होगा। तो बात यही है, तेल का दाम हाईएस्ट लेवल तक बढ़ा, तो ये जो हाईएस्ट लेवल है हमारा, ये क्या हुआ? हमारा डेस्टिनेशन, मंजिल हुई। बात ठीक है? बोलो यस और नो? ठीक है। तो अगर हाईएस्ट लेवल है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगा? टू, क्योंकि डेस्टिनेशन शो कर रहा है, डेस्टिनेट इंडिकेट करता है टू। टू प्रीपोजिशन को हिंदी में ट्रांसलेट ना करके आप बोलेंगे सर टू प्रीपोजिशन डेस्टिनेशन बताता है। समझ में आ रही है? गिव दिस पेन टू हर, ये पेन उसको दे दो। टू हर, कहाँ तक जाएगा? इसकी मंजिल क्या है पेन की? भाई उसको दे दो, टू हर। समझ रहे हैं? इस सेंस से समझा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, द फ्यूल प्राइस रेज्ड एट लोवेस्ट लेवल से बढ़ा। अब ये लोवेस्ट लेवल उसका क्या हो गया? ओरिजिन। यहाँ से शुरू हुआ था वो बढ़ना, तो अगर ओरिजिन डिनोट करना है तो किस प्रीपोजिशन से डिनोट करेंगे अपन? फ्रॉम से। यहाँ तक समझ में आई बात आपको? बिल्कुल आई है, मुझे पता है आ गई है। तो बच्चों फ्रॉम का मतलब ओरिजिन और टू का मतलब डेस्टिनेशन। क्लियर है? अब बात सुनना क्या है। होता क्या है कि बच्चे रट लेते हैं कि सर रेज्ड टू आएगा, फिक्स प्रीपोजिशन समझ लेते हैं। अब आपको सच बात बताओ ना, प्लीज कंफ्यूज मत होना, देयर इज नथिंग सच थिंग्स कॉल्ड फिक्स्ड प्रीपोजिशन। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन नहीं होता। प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और उस नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी पार्ट से रिलेट करता है। इस बात को मैं आपको बाद में समझा दूंगा, फिलहाल आप मेरे को ये बात समझना। कभी भी रटना नहीं है रेज्ड टू आएगा, लोवेस्ट लेवल आया, ये आया, लोवेस्ट लेवल आया तो टू लगा देंगे, सॉरी हाईएस्ट लेवल आया तो टू लगा देंगे, लोवेस्ट लेवल आया तो फ्रॉम लगा देंगे। रटना नहीं है इन बातों को। अब समझना, सेंटेंस को प्यार से पढ़ा करो, पहले जल्दबाजी में मत जाना एग्जाम देने। मैंने अब ये क्वेश्चन लिखा थर्ड कि द फ्यूल प्राइस रेज्ड नहीं, ड्रॉप्ड, है ना? द फ्यूल प्राइस ड्रॉप्ड डैश हाईएस्ट लेवल। सुनना मेरी बात, ये क्वेश्चन लिख दिया कि तेल का दाम हाईएस्ट लेवल से नीचे गिरा। द फ्यूल प्राइस ड्रॉप्ड डैश हाईएस्ट लेवल। अब मेरी बात सुनना कि तेल का दाम, अब आप मुझे बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसमें सर ड्रॉप हो रहा है, तेल का दाम नीचे घटा ना। तो जब कोई चीज़ ड्रॉप होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ कहाँ से आएगा? ऊपर से, हाईएस्ट लेवल से आएगा। तो बच्चों बात क्या है, हाईएस्ट लेवल अब जब नीचे की तरफ आएगा, ड्रॉप हो रहा है, तो ये हाईएस्ट लेवल उसका ओरिजिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओरिजिन। यहाँ से निकल रहा है और लोवेस्ट लेवल तक पहुँच रहा है, तो ये उसका डेस्टिनेशन हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छे से वीडियो को देखना, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो दोबारा रिवाइंड करके दोबारा। तेल का दाम ऊपर से नीचे आएगा तो ये उसका ओरिजिन हो जाएगा और ये उसका डेस्टिनेशन हो जाएगा। सही है? तो अब यहाँ पे क्या आएगा? तो रटना नहीं है, हाईएस्ट लेवल आते ही टू लगा देंगे। द फ्यूल प्राइस ड्रॉप्ड, नीचे गिरा है तो ड्रॉप्ड फ्रॉम हाईएस्ट लेवल। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब हाईएस्ट लेवल उसका क्या हो गया? ओरिजिन हो गया।
क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ड्रॉप्ड लिखा हुआ था। ऐसे ही अगर फोर्थ में मैं लिख दूं द फ्यूल प्राइस, ठीक है, द फ्यूल प्राइस ड्रॉप्ड डैश लोवेस्ट लेवल, तेल का दाम लोवेस्ट लेवल तक गिरा, तो यहाँ पे जो लोवेस्ट लेवल है ये उसका डेस्टिनेशन हो गया, यहाँ तक पहुँचना था उसको गिर के। तो अब यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे हम, टू लगाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बच्चों बताओ मैं इनसे क्या समझाना चाह रहा था। फ्रॉम और टू तो मैं आपको 2 मिनट में समझा देता कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन। बात ये है, प्रेपोजिशन अगर आप सीजीएल वगैरह के लिए कर रहे हैं तो इनको लाइटली मत लो। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन मैंने जो फर्स्ट वीडियो में बताई थी, बहुत बेसिक बताई थी कि प्रेपोजिशंस आर द वर्ड विच आर प्लेस्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। ये बेसिक था जो सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में हम कर लेते हैं। एक्चुअली में प्रेपोजिशंस क्या हैं? Preposition are the words which are placed before noun and pronoun to relate those noun and pronoun with the other parts of the sentences, other part of the sentence. Preposition वो वर्ड हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं लेकिन उस नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी नाउन प्रोनाउन से रिलेट करते हैं। बच्चों जब तक रेज्ड और हाईएस्ट लेवल इनका जो रिलेशन आ रहा है ना वो टू को डिनोट कर रहा है तो टू आएगा। लोवेस्ट लेवल और रेज्ड का जो रिलेशन आ रहा है वो जब फ्रॉम डिनोट कर रहा है तो फ्रॉम आएगा। कुल मिला के बात यह है कि हम रट नहीं सकते इन चीज़ों को, हम समझ सकते हैं। समझ में आ रही है बात है? तो अगर नहीं भी आती है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। चलो आप इस बात को छोड़ो, क्या डेफिनेशन है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि प्रेपोजिशन जब फिल करने बैठे ना तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको। हालांकि ये बहुत सिंपल चीज़ थी, इतना हार्ड नहीं था। ठीक है, चलिए मैं अब इसको रब करता हूँ। फ्रॉम और टू का इतना हमें याद रखना कि फ्रॉम सर ओरिजिन डिनोट करता है और टू हमेशा डेस्टिनेशन बताता है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे अब हम आएंगे। मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो तो अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपको सिखाता हूँ। ठीक है, फ्रॉम और टू बहुत सिंपल सी बात थी। अब मैं आपको प्रीपोजिशन सिखाता हूँ सर सिंस और फॉर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस और फॉर हरियाणा रीजनल एग्जाम्स ध्यान रखना। ठीक है, CSHL वाले बच्चे ध्यान रखना, एयरफोर्स वाले, एक्स ग्रुप वाले, वाई ग्रुप वाले, नेवी वाले बच्चे ध्यान रखना, सभी ध्यान रखना कुल मिला के, CGL वाले भी, कि प्रेपोजिशन है नेक्स्ट हमारा सिंस और फॉर, है ना। अब फॉर का मतलब के लिए भी होता है, ठीक है, लेकिन ये दूसरा फॉर है। सबसे पहले तो सिंस और फॉर जो होते हैं इनको मैं बता देता हूँ बच्चों। ये टाइम बेस्ड प्रेपोजिशन है। क्या है? टाइम बेस्ड प्रेपोजिशन, यानी कि इन वर्ड्स के बाद हमेशा टाइम की बात होगी। सिंस और फॉर हमेशा टाइम की बात करते हैं। सिंस जब एक प्रेपोजिशन होता है तो टाइम की बात करता है, लेकिन जब सिंस एक कंजंक्शन होता है तो ये बिकॉज वाला वर्ड है, जो बिकॉज है उसके तरह काम करता है। तो यहाँ पे दोनों का मतलब क्या है सिंस और फॉर का, सुनो। मैंने एग्जाम्पल लिखा फर्स्ट कि आई हैव बीन, ये हैव बीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 20 ईयर्स, मुझे दिल्ली में रहते रहते 20 साल हो गए हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 20 ईयर्स, मुझे दिल्ली में रहते रहते 20 साल हो गए हैं, ऐसा कुछ सेंटेंस है। एक सेंटेंस मैंने लिखा सेकंड, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 2000, ठीक है, सन 2000 से लेके आज तक 2020 तक 20 साल हुए हैं। ठीक है, मैंने एक बातों को दो तरीके से बोला। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 20 ईयर्स, मैं दिल्ली में 20 साल से रह रहा हूँ। उसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं दिल्ली में सन 2000 से रह रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन लिविंग। पहली बात तो ये है बच्चों, मोस्टली जो क्वेश्चंस बेसिक आते हैं वो ये आते हैं हैव बीन लिविंग। सिंस और फॉर जब भी आता है तो हैव बीन लिविंग या हैज बीन लिविंग। टेंस पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, क्या होता है वो अभी नहीं बता रहा मैं, टेंस में और अच्छे से बताऊंगा। बात ये है कि सिंस और फॉर जब भी आए, देखो सिंस और फॉर जब भी आते हैं तो उनके बाद हमेशा टाइम आता है। क्या आता है? टाइम। ठीक है, अब सिंस के बाद मान लो कभी भी टाइम आया तो वो टाइम कैसा होगा, ये बात समझनी है आपको कुल मिला के।
मैंने बोला कि मैं 2000 से रह रहा हूं। कब से रह रहा हूं? 2000 से, सन 2000 से दिल्ली में रह रहा हूं। तो अब जब मैंने आपको बोला बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बोला? पॉइंट ऑफ टाइम, या इसको अपन बोल सकते हैं अगर सिंपल भाषा में सर स्टार्टिंग टाइम। टाइम तो आना ही आना है सिंस और फॉर के बाद, लेकिन इस टाइम के बारे में तो समझना है हमें। स्टार्टिंग टाइम का अगर हमें पता चल जाए, ठीक है, किसका पता चल जाए? स्टार्टिंग टाइम का, तो आप हमेशा सिंस का यूज करेंगे। मैंने बोला कि मैं 2000 सन से रह रहा हूं, तो बच्चों ये अपना पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है ये? पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय हम हिंदी में बोल सकते हैं, या स्टार्टिंग टाइम हम इनको बोल सकते हैं, डेफिनेट टाइम हम इसको बोल सकते हैं, निश्चित समय, ठीक है, या स्टार्टिंग टाइम आप ज़्यादा समझना। पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको पता चल जाए तो आप प्रपोजिशन लगाएंगे सिंस। ये बहुत आते हैं, ठीक है बात यहाँ तक? ओके। लेकिन फोर प्रपोजिशन कब आता है? सर इतना तो पता है, फोर प्रपोजिशन के बाद टाइम हमेशा आएगा, ठीक है, टाइम बेस्ड प्रपोजिशन है। लेकिन जो ये टाइम है, अब सुनना, मैंने अब बोला कि मैं दिल्ली में 20 सालों से रह रहा हूँ। शुरू 2000 में किया था, 2000 आया तो सिंस, लेकिन 20 सालों से रह रहा हूं मैं। कितना टाइम हो गया रहते रहते? कितना ड्यूरेशन हो गया? कितनी अवधि हो गई रहते रहते? तो जब बच्चों ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ जाए, क्या आ जाए? ड्यूरेशन समझते हैं ना, इतना समय हो गया रहते रहते, जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ जाए तो किसका यूज करेंगे प्रपोजिशन? फॉर का, क्योंकि यहाँ पे 20 ईयर्स लिखा है, ये एक ड्यूरेशन बता रहा है कि इतना समय हो गया, तो आप यहाँ पे प्रपोजिशन क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। आई होप क्लियर है। सिंस और फॉर दो प्रेपोजिशन है जो टाइम बेस्ड है, जिनके बाद हमेशा टाइम आएगा, हैव बीन वगैरह तो आएगा ही आएगा। अगर टाइम बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई फिक्स टाइम है, तो आप सिंस लगाना। लेकिन अगर कोई टाइम ड्यूरेशन बता रहा है कि इतना समय हो गया है, तो आप फॉर लगाना। यहां तक बात क्लियर होगी आपको? बोलो यस और नो। पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये आपको मैटर करता है सब कुछ। अब मैं अभी और एग्जांपल ले लेता हूं, 2 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, बात क्या है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया ऐसे ही। क्या एग्जांपल है कि आई हैव बीन, या कुछ भी लिख दिया कि सी हैज बीन ट्रेवलिंग डैश 3 hours नाउ, ठीक है। सी हैज बीन ट्रेवलिंग डैश 3 hours नाउ, वो 3 घंटे से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिखा। और एक मैंने फोर्थ सेंटेंस लिखा कि सी हैज बीन ट्रेवलिंग डैश मॉर्निंग, वो सुबह से ट्रेवल कर रही है। तो अब आपको पता है आना तो सिंस और फॉर ही है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी बता देंगे सिंस और फॉर का जब टेंस पढ़ेंगे। फिलहाल आपको पता है यार, प्रीपोजिशन जब भी, सॉरी टाइम जब भी आ जाता है, टाइम है ना, ये मॉर्निंग सुबह एक समय ही तो है, 3 घंटे हो गए एक समय ही तो है। जब भी समय आ जाएंगे तो आपको पता है यार ये तो सिंस और फॉर वाला प्रीपोजिशन है, क्योंकि सिंस और फॉर ना टाइम बेस्ड प्रीपोजिशंस होते हैं। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार कौन सा प्रीपोजिशन हम लगाए। सी हैज बीन ट्रेवलिंग डैश 3 hours नाउ, तो बच्चों 3 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। ये आपको ड्यूरेशन बता रहा है, कितना समय हो गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम 3 घंटे। तो आप किसका यूज करेंगे सर? फॉर का, ठीक है बात? ओके। सेकंड सेंटेंस में मैंने बोला सी हैज बीन ट्रेवलिंग डैश मॉर्निंग, वो सुबह से ट्रेवल कर रही है। तो भैया कब से ट्रेवल कर रही है, कब शुरू किया था उसने, कब स्टार्टिंग पॉइंट था, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है उसका, यानी कि कब से शुरू किया, मॉर्निंग से। तो आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे? सिंस मॉर्निंग का, ठीक है बात? समझ में आ रही है बात आपको? क्लियर है? तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ओके, तो कुछ मैं आपको वैसे वर्ड लिखा देता हूँ कि सिंस और फॉर, हालांकि ठीक है वैसे तो आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, बट अगर फिर भी आपको समझना है तो सुनना। जैसे मैंने बोला मंडे ट्यूसडे वगैरह, मंडे ट्यूसडे वगैरह, ठीक है, या मैंने बोला कोई भी ईयर आ गया 2000 1990 कोई भी आ गया। मैंने कोई इवेंट्स बता दिए बच्चों, इवेंट्स का मतलब जैसे कि एनिवर्सरी हो गया, बर्थ हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। डेकेड मैंने बोला कि 10, ठीक है, 1970 से। तो बच्चों जब भी ये वर्ड आ जाए ना, तो आप इनसे पहले सिंस का यूज करना। किसका यूज करना? सिंस का, ठीक है। क्लियर है? तो जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों उसके जन्मदिन से आज तक, सिंस जब से वो पैदा हुआ है तो सिंस हिज बर्थ, उसकी शादी से अब तक सिंस हिज मैरिज, उसकी एनिवर्सरी से सिंस हर एनिवर्सरी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है।
सॉरी, सिंस मंडे, सिंस ईयर, सिंस इवेंट, सिंस डिकेड, ये सब चीज़ें याद रखनी है। सिलेबस में आ रही है बच्चों आपको ये बातें? बोलो यस सर। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। सिंस और फॉर प्रपोजिशन टाइम बेस्ड होते हैं, टाइम समझना है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रपोजिशन और बता देता हूँ। हाँ जी, अब मैं आपको बात की करना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं प्रपोजिशन से, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं ये। क्वेश्चन ये है कि जब भी आप प्रपोजिशन फिल करें ना तो थोड़ा दिमाग लगा के फिल कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि बात क्या है, मैंने एक सेंटेंस आपको लिखा कि मंकी इज सिटिंग, द मंकी, सॉरी लिख दिया, द मंकी इज सिटिंग डैश द ट्री। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बड़े खुश होते हैं कि प्रपोजिशन बहुत सिंपल है, मैं कर दूंगा। हालांकि क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, बट समझना, मंकी इज सिटिंग डैश, अच्छा ये लिख देते हैं, डैश द शेड, SHAD, डैश द शेड ऑफ अ ट्री। ये सेंटेंस लिख दिया। द मंकी इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री, बंदर एक पेड़ की छाया के नीचे बैठा है। ये सेंटेंस है, आपको प्रपोजिशन फिल करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। आप इसमें क्या फिल करेंगे, मैं 4 ऑप्शन आपको देता हूँ। द मंकी इज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, द मंकी इज सिटिंग ऑन द शेड ऑफ द ट्री, मंकी इज सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, या मंकी इज सिटिंग ओवर द शेड ऑफ द ट्री। ठीक है, अंडर हम कर चुके हैं, ऑन हम कर चुके हैं, इन हम कर चुके हैं, ओवर नहीं कर चुके। अच्छा ऑन और ओवर बताना बाकी है, बता दूंगा क्या आएगा। द मंकी इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री, बंदर पेड़ के नीचे बैठा है। हम हिंदी में इसको ऐसे ही बोलते हैं। ऑल यू हैव टू डू इट जस्ट टू पुट appropriate or correct preposition in this fill in the blank, ठीक है। you have to put correct preposition in that blank। क्या आएगा बताओ मुझे। बंदर पेड़ की छाया के नीचे बैठा है, द मंकी इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप क्या समझ रहे हैं। सुनिए एक बार, पहले बताओ क्या आएगा। हाँ जी चलो, अभी तो लाइव क्लासेस में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप मेरी बात ये सुनना, मैं क्लास में बच्चे से बहुत पूछता हूँ क्वेश्चन कि बंदर पेड़ की छाया के नीचे बैठा है तो क्या भरेंगे। 100 में से 90% बच्चे या 100 में से 90 स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे अंडर आएगा, क्योंकि बंदर पेड़ की छाया के नीचे बैठा है। ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं अंडर। मैं सोच रहा हूँ आप लोग भी अंडर सोच रहे हैं, मुझे पता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो कोई और सोच रहा है, अंडर बोलते हैं। एग्जाम में अंडर आई क्वेश्चन आया होगा, अब बच्चे अंडर टिक करके आए और बड़े खुशी से भग के आए कि अंडर आएगा अंडर आएगा, लेकिन बच्चों गलत है। आप जो बड़े कूद रहे हो ना, 1 नंबर आ गया हमारा, बड़ा सिंपल पेपर आता है इंग्लिश का, वो 1 नंबर जो आप खुश होके आते हो कि ये सही है, गलत होता है वो प्रपोजिशन ही कराता है आपका गलत, ये भी कंफर्म है। क्योंकि यहाँ पे अंडर नहीं आएगा। हिंदी में चाहे बंदर पेड़ की छाया के नीचे बैठा हो, लेकिन अंडर नहीं आएगा। पेड़ की छाया के ऊपर बैठ नहीं सकता तो क्या आएगा। बच्चों मेरी बात सुनना, मान लो कि ये कोई ट्री है और इसने यहाँ पे छाया दी हुई है, ठीक है। मैं छाया बना तो नहीं सकता पर समझ लो पेड़ की छाया ये है। क्या इज इट पॉसिबल कि हम छाया के नीचे चले जाएं। अंडर का मतलब बताया था ना, कवर्ड होना, हिडन होना। क्या हम छाया के नीचे जा सकते हैं। आप खुद सोच के देखो प्रैक्टिकली, छाया है, क्या आप गड्ढा खोद के छाया के नीचे जा सकते हो। भाई छाया के नीचे तो नहीं जा सकते। छाया ऐसा तो नहीं है कोई तिरपाल हो, तिरपाल उठाए और छाया के नीचे घुस गए, कोई कंबल हो नीचे उठाए, नहीं ना, दैट इज इम्पॉसिबल। तो आप छाया के नीचे नहीं जा सकते, तो आप कैसे बोल सकते हो अंडर द शेड ऑफ द ट्री। नहीं बोल सकता। शेड का मतलब छाया होती है ना। बच्चों आप छाया के नीचे नहीं बैठते, आप छाया में बैठते हो। कहाँ बैठते हो, छाया में। तो यहाँ पे अंडर द शेड नहीं आएगा, इन द शेड आएगा। बोलो क्या आएगा, इन द शेड ऑफ द ट्री। हालांकि ऐसा नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन था और कितना बड़ा कॉन्सेप्ट था, अरे मुझे पता है नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर दिमाग खोल के नहीं पढ़ोगे तो ये सिली मिस्टेक भी करके आओगे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया। ये सिली मिस्टेक ना हो उसके लिए प्रपोजिशन को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, खुद से भी आप प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, सीधा आप मुझसे संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में जाएं। बहुत जल्दी मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि हम, हालांकि हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में मैं बस आपको PDF सेंड करके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स दूंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, प्रपोजिशंस के, फिक्स प्रपोजिशंस के आपको वर्ड्स मिलेंगे,
प्रैक्टिस सेट प्रपोर्शन के बहुत सारे मिलेंगे टेलीग्राम पे हमारे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि अब आपको पता होगा कि बच्चों इन द अंडर द शेड नहीं होता, इन द शेड होता है। ये फ्रेज भी होता है, क्या होता है? इन द शेड। छाया में होता है, ना कि छाया के नीचे। इन द शेड के अंडर द शेड, आप बोलेंगे सर अंडर छाया के नीचे नहीं होता है, क्या होता है? इन द शेड। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन बनता है सर ऑन द फील्ड, सचिन तेंदुलकर इज प्लेइंग ऑन द फील्ड, फील्ड पर खेल रहा है, तो हमें सोचेगा ऑन सही है। नहीं बच्चों, ऑन द फील्ड नहीं होता, क्या होता है? इन द फील्ड होता है। अब ऐसी चीज है, प्रपोजिशन की कोई लिमिट नहीं है इनका, भाई ये अनलिमिटेड है। तो टीचर सब कुछ नहीं करा सकता, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑल यू हैव टू डू इज टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्रपोजिशन के बहुत सारे प्रपोजिशन अभी भी बाकी हैं, फिक्स प्रपोजिशन अभी बाकी हैं, फ्रेजल वर्ब्स अभी बाकी हैं, बहुत प्रैक्टिस हमें करनी है। तो बच्चों कास्ट क्लासेस पे आओ, कोई भी डाउट हो तो अपना कमेंट बॉक्स में लिख के चले जाना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी कर लगे तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो I'm विपिन चौहान, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।